E58 हिंदी। कृपया यहाँ एक क्षण रुकें, अप्रेंटिस क्वारियर। एक सहायक कर्मचारी ने उससे कहा। मैं अप्रेंटिस सिएरा फ्रियल को सूचित कर दूंगा कि आप आ गए हैं। कृपया ऐसा करें। रूई ने सिर हिलाया और मार्शल अकादमी के रिसेप्शन में बैठ गया। 5 मिनट बाद, उसने एक लंबे और मजबूत मार्शल अप्रेंटिस की उपस्थिति को कमरे में प्रवेश करते हुए महसूस किया, उसे तुरंत पहचान लिया। फ्रियल परिवार ने उसे उसकी एक तस्वीर प्रदान की थी। प्रशिक्षु फ्रॉयल, उसने कहना शुरू किया, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं जानती हूं तुम कौन हो। उसने अपनी बाहें मोड़ते हुए उसे बेरहमी से टोका। तुरंत मेरे पीछे स्पैरिंग फैसिलिटी में चलो। मैं देखना चाहती हूं कि तुम किस चीज से बने हो। उसके स्वर में चुनौती भरे शत्रुतापूर्ण व्यवहार का हल्का सा संकेत था। रूई ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर बिना कुछ कहे उठ गया। वे दोनों मार्शल अकादमी की अप्रेंटिस स्पैरिंग सुविधा की ओर चल पड़े। रूई को हर किसी के पास से गुजरते हुए एक सेलिब्रिटी जैसा महसूस हुआ। स्टाफ, फाउंडेशनल और एक्सप्लोरर छात्र, मार्शल अप्रेंटिस आदि सभी ने उसे पहचान लिया और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। जब वह वास्तव में स्पैरिंग सुविधा में प्रवेश किया तो यह और भी बुरा हो गया। पता चला कि वहां एक नियमित अप्रेंटिस स्पैरिंग सत्र चल रहा था। इसमें कुछ भी अजीब नहीं था, उसकी अकादमी ने भी ऐसे बहुत से सत्र आयोजित किए थे। उसने महसूस किया कि असंख्य आंखें आश्चर्य से फैल गईं, क्योंकि उनमें से प्रत्येक ने उसे पहचान लिया था। सच कहें तो, वह उनकी भावनाओं को समझता था। उसे भी आश्चर्य होगा अगर फियोना जैसी कोई व्यक्ति एक दिन अपनी मार्शल वर्दी पहनकर उसकी अकादमी में आए। उसने उन सभी को अनदेखा कर दिया क्योंकि सिएरा फ्रियल उसे खाली रिंग में खींच ले गई। लेकिन इससे पहले कि वे वहां पहुंच पाते, सिएरा पर मार्शल प्रशिक्षुओं की बाढ़ आ गई, जो उससे लगातार सवाल पूछ रहे थे। यहाँ क्या हो रहा है? उनमें से एक ने धीरे से पूछा। वह यहाँ क्यों है? मेरे परिवार ने उसे एक स्पैरिंग पार्टनर के रूप में काम पर रखा है। सिएरा ने गर्व के साथ कहा। वह अगले 7 घंटों के लिए मेरा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। छोटी सी भीड़ में आश्चर्य की लहर दौड़ गई जब मार्शल प्रशिक्षुओं ने जिज्ञासा और प्रशंसा के भाव से उसकी ओर देखा। बस, एक शक्तिशाली आवाज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, क्योंकि उन सभी को एक परिचित दबाव का अनुभव हो रहा था। अपने स्थानों पर वापस चले जाओ और उन्हें अकेला छोड़ दो। सुविधा के मार्शल स्क्वायर प्रशिक्षक ने आदेश दिया, जिससे रूई को राहत मिली। फिर भी जैसे ही वे रिंग में प्रवेश करने वाले थे, अरे क्वारियर, कुछ समय हो गया है। एक गहरी आवाज ने उसे पुकारा। रूई ने मुड़कर देखा और उस विशालकाय, प्रभावशाली व्यक्ति को पहचान लिया। अर्जुन एरिगैसी, मुझे उम्मीद थी कि मैं तुमसे मिलूंगी। ठीक है, मैंने नहीं देखा। वह दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराया। तुम यहाँ क्यों आए हो? स्पैरिंग पार्टनर मिशन। रूई ने सिएरा फ्रियल की ओर इशारा किया। मैं समझता हूँ, ये बहुत दिलचस्प है। अरे, सिएरा ने शिकायत की, समय बर्बाद मत करो, चलो। रूई ने पीछे मुड़ते हुए आह भरी। रिंग में प्रवेश करने से पहले उसने जल्दी से अपना मानक गियर और किट रिंग से दूर रख दिया। अपना रुख अपनाओ, रेफरी ने कहा। रूई को आश्चर्य हुआ कि सिएरा ने बंद रक्षात्मक रुख अपनाया। उसने अपनी बाहें ऊपर उठाईं और उसे एक ठोस सुरक्षा स्थिति में ले आई। उसने अपने पैरों को भी अलग अलग रखा, जो कि चालबाजी के लिए अनुपयुक्त स्थिति थी। वह इसलिए हैरान था क्योंकि मास्टर राना फ्रियल अग्नि संप्रदाय का हिस्सा था, जिसका मतलब था कि वह एक आक्रामक मार्शल कलाकार था। फिर भी सिएरा एक रक्षा उन्मुख मार्शल कलाकार थी। ऐसा लगता है कि उसके परिवार ने उसके मार्शल पथ को प्रभावित नहीं किया था। रूई ने आक्रामक चालबाजी वाला रुख अपनाया। अपनी भुजाओं को इस तरह से रखा कि पैरों पर हल्के रहते हुए भी तेज और शक्तिशाली हमले करना आसान हो गया। शुरू करो, रेफरी ने मुकाबला शुरू किया। रूई तुरंत उसकी ओर तेजी से बढ़ा। आक्रामक लड़ाई शैली वाला एकमात्र योद्धा होने के नाते, लड़ाई की पहल उसके हाथों में थी। पाव पाव, उसने 2 छोटे, तेज वार किए, फिर भी वे हानिरहित रूप से उसके भारी गार्ड से टकराकर उछल गए। ठोस, उसने सोचा। पाव पाव, वह तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और एक और तेज कॉम्बो लॉन्च किया। सिएरा ने समय रहते उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत धीमी थी। हालांकि, वह तब प्रभावित हुआ जब उसके हमले अभी भी कोई सार्थक नुकसान करने में विफल रहे। वह गति जमा नहीं कर रहा था या अपने वजन का उपयोग नहीं कर रहा था, लेकिन यह अभी भी बाहरी अभिसरण और महत्वपूर्ण दबाव के साथ सशक्त एक उचित हमला था। ऐसा लगता है कि प्रशिक्षु क्षेत्र के उच्च स्तरों पर अकेले यही काफी नहीं है। उसने सोचा, वह उचित स्विंग को कितनी अच्छी तरह संभाल पाएगी। उसने अपनी मुट्ठी को पीछे से घुमाया और अपना पूरा वजन उसके पीछे डाला। धमाका, यह उसके गार्ड से टकराया, फिर भी वह स्थिर रही, भले ही उसे काफी मेहनत करनी पड़ी। रूई तेजी से उसकी ओर बढ़ने से पहले पीछे हट गई। धमाका, एक शक्तिशाली बहती तोप उसके गार्ड पर टूट पड़ी। उसने अपने दांत पीस लिए, फिर भी वह अपनी जगह पर खड़ी रही, पूरे समय भावशून्य। क्या यही सबसे अच्छा है जो आप कर सकते हैं? उसने ताना मारा। रूई के चेहरे पर एक हंसी भरी मुस्कान आ गई। वह बिना कुछ कहे ही आगे बढ़ा और एक और वार किया। वह जल्दी से उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी। हूश,
हमला गायब हो गया। यह एक छलावा था। धमाका। वह दर्द और सदमे से कराह उठी जब एक शक्तिशाली बहती तोप उसके पेट में जा गिरी, जिससे वह बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वह घुटनों के बल गिर पड़ी, उसका सिर जमीन पर जा लगा। वह मुंह बनाकर अपने घायल पेट को सहलाने लगी। आपकी रक्षा पर्याप्त गतिशील नहीं है। रूई ने आह भरी। ये कठिन है, लेकिन यह एक भारी ढाल की तरह है जिसे मुश्किल से हिलाया जा सकता है। मैं इसे आसानी से चकमा दे सकता हूँ। कठोरता और स्थायित्व के मामले में वह काफी प्रभावशाली थी। बस उसमें एक बड़ी कमजोरी थी जिसके कारण उसे आसानी से हराया जा सकता था। रूई आसानी से समझ सकती थी कि वह अपनी शाखा की प्रतिनिधि क्यों नहीं बन पाए। इसके दो सीधे समाधान हैं। उसने उससे कहा, या तो आप अपनी गतिशील रक्षात्मक क्षमता में सुधार करें, या आप अपनी आधारभूत रक्षा में सुधार करें। आपको हर जगह चट्टान की तरह मजबूत होना चाहिए, अर्जुन एरिगेसी की तरह। हालांकि उनकी रक्षा भी आपकी रक्षा से ज्यादा गतिशील है। उठते ही उसकी भौहें सिकुड़ गईं। चुप रहो, वह चुनौती देते हुए चिल्लाई। तुमने मुझे सिर्फ एक बार हराया है। ज्यादा घमंडी मत बनो, तुमने मेरी बात सुनी। चलो एक और राउंड खेलते हैं। रूई ने आह भरी। खैर, कम से कम तुम डरपोक तो नहीं हो। उसमें मजबूत बनने के लिए आवश्यक अवज्ञा थी, बशर्ते वह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में निर्देशित करती। पाओ पाओ पाओ। रूई के हमलों ने सिएरा को उसके महत्वपूर्ण अंगों पर चोट पहुंचाई, जिससे वह आसानी से बच गई। वह आमतौर पर एल्गोरिदम की भविष्यवाणी करने की क्षमता और अपनी बेहतर गति, चपलता के संयोजन का उपयोग करता था। फैंटम सटेप ने इसे भारी बना दिया। उसने ब्लिंक या स्टिंगर का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा भी नहीं था। उस समय ऐसा करना सिर्फ बदमाशी होती। उसे अपने विरोधियों को जरूरत से ज्यादा परेशान करना पसंद नहीं था। वह उसे उसकी सीमा तक धकेलने की हद तक चला गया, उसे वापस लड़ने के अवसर और रास्ते दिए तथा खुद को अपनी तकनीकों के एक हिस्से तक सीमित रखा ताकि मुकाबला उसके लिए फायदेमंद हो। सच कहूं तो रूई पहले से ही लड़ाई में छोटे छोटे सुधार देख सकती थी। अपने पहले दौर से लेकर अंतिम दौर की तुलना में वह अब ज्यादा समय तक टिकने में सक्षम हो गई थी। बेशक उसकी कच्ची लड़ाकू क्षमता सिर्फ कुछ घंटों के अंतराल में नहीं सुधरी। हालांकि उसकी मानसिकता में बदलाव के कारण वह अपनी स्थिति के लिए ज्यादा ठोस और उपयुक्त दृष्टिकोण अपनाने लगी। सिर्फ यही बात स्पैरिंग सेशन के लायक थी। धमाका। रूई ने उसे पकड़ने की स्थिति से जमीन पर पटक दिया। चलो आज के लिए मुकाबला खत्म करते हैं, मैंने अपना साप्ताहिक कोटा पूरा कर लिया है। उसने कायाकल्प औषधि पीने से पहले आह भरी। अलविदा। वह उसे छोड़कर अपने सामान को समेटते हुए अभ्यास केंद्र से बाहर निकल गया। फिर भी, इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, माफ करना, उसने एक लड़की को पुकारते हुए सुना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह चुप हो गया और बिना कुछ कहे पीछे मुड़ गया। कुछ लड़कियां उसके पास आ गई थीं और इंतजार कर रही थीं कि वह कब समाप्त करेगा। क्या आप हमारे साथ भी मुकाबला कर सकते हैं? उनमें से एक ने पूछा। रूई ने अपना सिर हिलाया। मुझे विशेष रूप से उससे मुकाबला करने के लिए नियुक्त किया गया था, मेरा समय समाप्त हो गया है। तो फिर अगर मेरा परिवार तुम्हें नियुक्त कर दे, तो क्या तुम मेरे साथ भी समय बिताओगी? वह शर्मा गई और अपनी आंखें फेर लीं। रूई रुक गया, उसे घूरता रहा जब तक कि उसे अंततः समझ नहीं आया कि वह अजीब व्यवहार क्यों कर रही थी। आह, मैं समझ गया। उसने आश्चर्य से अपना सिर खुजलाया। रूई अपने स्कूल के दिनों में किसी भी लोकप्रिय चीज से इतना दूर था कि वह ये समझने में लगभग विफल रहा कि लड़कियां शायद उसमें रुचि रखती थीं। या हो सकता है कि उसने उन्हें गलत समझा हो, वह कोई खिलाड़ी नहीं था। NOWELL-BE-IN.C ओम। रूई ने अपना सिर हिलाया। मुझे डर है कि मैं फिलहाल कोई और कमीशन स्वीकार नहीं करूंगा। वह तुरंत ही उस स्थान से बाहर निकल गया। फिर भी, इस घटना ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे एहसास हुआ कि उसे याद ही नहीं आ रहा कि आखिरी बार उसने रोमांस के बारे में गंभीरता से कब सोचा था। ये लगभग चौंकाने वाला एहसास था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कितना समय हो गया है? दशकों। इस जीवन में मैं अपनी सारी शक्ति लगाकर मार्शल प्रवेश परीक्षा पास करने पर अत्यधिक केंद्रित था। परीक्षा पास करने के बाद मैंने अपना मार्शल पथ खोजने पर ध्यान केंद्रित किया, और अब मैं हमेशा इसे और गहराई से पार करने पर केंद्रित हूँ। और अपने पिछले जीवन में उसने रोमांस से बहुत पहले ही तौबा कर ली थी। जब वह युवा और अधिक ऊर्जावान व्यक्ति था, तब उसने एक साथी की तलाश की थी, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, वह अपने काम में अधिक व्यस्त होता गया। इसके अलावा उसका स्वास्थ्य भी लगातार गिरता गया। उसने रिश्तों से पूरी तरह से तौबा कर ली थी, उन्हें अपने दिमाग से दूर कर दिया था। न केवल महिलाओं के साथ, बल्कि वह किसी भी सार्थक रिश्ते से भी धीरे धीरे अलग थलग होता गया। उसके साथ ही शोध दल में उसके कुछ मित्र थे जो उसे स्थानीय स्टीका हाउस में कभी कभार भोजन पर अपने साथ शामिल होने के लिए मनाते थे, और वह अक्सर उनकी बात मान लेता था, क्योंकि प्रोजेक्ट वाटर को शुरू में मिली कई शोध सफलताओं से वह खुश था। हालांकि, जब शोध दल वॉइड एल्गोरिथम की व्यवहार्यता के मुद्दे पर एक कठिन गतिरोध पर पहुंच गया, तो ये संबंध भी ठंडे पड़ गए।
इसमें कोई बदलाव किए बिना ही उनकी मृत्यु हो गई। अपने नए जीवन में उसे जो सकारात्मकता महसूस हुई थी तथा जो स्नेह और समर्थन उसे मिला था, उसने उसे फिर से गर्मजोशी से भर दिया था, लेकिन उसने रोमांस के बारे में नहीं सोचा था। बेशक वह अपने जीवन के अधिकांश समय इसके लिए बहुत छोटा था, लेकिन अब वह पहले से ही 15 वर्ष का था और उसका शरीर यौवन की परिचित प्रक्रिया से गुजर रहा था और कष्टप्रद हार्मोन उसके मस्तिष्क को कष्टप्रद इच्छाओं से पीड़ित करने लगे थे। बेशक उसका चेतन मन उनके प्रति कमजोर नहीं था, खासकर तब जब वह मानसिक रूप से एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसका दिमाग दोगुना हो गया था। फिर भी वे वहां थे। शायद किसी दिन रिश्तों में शामिल होना कोई बुरी बात नहीं होगी। उसके दूसरे जीवन की परिस्थितियां उसके पहले जीवन से कहीं बेहतर थीं। वह पूरी तरह स्वस्थ था, शायद थोड़ा आकर्षक भी। कौन जानता था, शायद वह एक दिन किसी ऐसी महिला के साथ दीर्घकालिक संबंध में प्रवेश करेगा जिससे वह प्यार करने लगेगा। उसने अपना सिर हिलाया। उसे नहीं लगा कि ऐसा संभव है। वह स्वभाव से बहुत ही एकनिष्ठ था, इसलिए ये यथार्थवादी नहीं था। उसने अपनी सारी ऊर्जा अपनी मार्शल आर्ट और मार्शल पाथ पर खर्च कर दी। रिश्तों के लिए बहुत समय, ऊर्जा और निवेश की आवश्यकता होती है, और फिर भी वे बहुत नाजुक थे और सफलता की कोई गारंटी नहीं थी। रूई को इस तरह की शानदार दुनिया में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। यदि वह ऐसा करता भी, तो संभवतः वह उसकी और उसके रिश्ते की उपेक्षा कर देता, जो वास्तव में एक बुरी बात होती। या फिर उसका रिश्ता उसके मार्शल पथ के साथ हितों के टकराव में खत्म हो जाएगा। और यह कोई सुंदर टकराव नहीं होगा, खासकर तब जब वह अपने रिश्ते या किसी भी चीज के लिए अपने मार्शल पथ को कभी नहीं छोड़ेगा। आखिरकार मार्शल पथ एक बेहद निजी और स्वाभाविक रूप से अकेलापन भरा रास्ता था। यह एक ऐसा रास्ता था जिस पर सिर्फ एक ही व्यक्ति चल सकता था। इसी प्रकृति ने एक प्रतिबद्ध रिश्ते के लिए इसे मुश्किल बना दिया। भले ही उसका साथी एक मार्शल आर्टिस्ट हो। नरक, उसका साथी एक मार्शल आर्टिस्ट होने से शायद चीजें और भी बदतर हो सकती हैं। चूंकि वे दोनों ही अपने अपने अकेले मार्शल पथ पर चल रहे होंगे। या शायद साझा अनुभव से यह आसान हो जाएगा। रूई ने कंधे उचका दिए, उसे नहीं पता था। वह न तो अनुभवी था और न ही विशेषज्ञ। घर वापस जाते समय वह बस इस मामले के बारे में बेतरतीब विचार कर रहा था। प्रशिक्षु क्वारियर, ये वह वस्तु है जिसकी आपने मांग की थी। एक कर्मचारी ने उसे एक वस्तु सौंपते हुए कहा। यह एक मुखौटा था। रूई ने मुखौटे का गहन अध्ययन किया। उन्होंने पूछा, और इससे ये सुनिश्चित हो जाएगा कि सामान्य माध्यमों से मेरी पहचान लीक नहीं होगी। हाँ, यह मास्क मार्शल यूनियन का एक स्वामित्व वाला उत्पाद है जिसे विशेष रूप से संवेदनशील और जोखिम भरे मिशन के लिए विश्वसनीय पहचान सुरक्षा के उद्देश्य से विकसित किया गया है। उन्होंने बताया। मैं समझ गया। रूई ने राहत भरी आवाज में सिर हिलाया और मास्क पहन लिया। धन्यवाद। वह डिस्पैच सुविधा से बाहर निकलकर दौड़ते हुए उस स्थान की ओर चल पड़ा। सौभाग्य से हेरिफेल शहर पैदल यात्रा करने के लिए काफी नजदीक था। आज फ्री एस्टर इंक का प्रतिनिधित्व करते हुए उनका पहला मिशन था। रूई ने एक परीक्षण के लिए एक लड़ाई के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। अगर सब कुछ ठीक रहा, तो रूई को अतिरिक्त लड़ाइयों के लिए साइन अप करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। सख्ती से कहें तो उन्होंने एक भी मुकाबले के लिए साइन अप नहीं किया था, बल्कि एक दिन के लिए साइन अप किया था। मुकाबले अर्ध औपचारिक थे, कुछ मुकाबले तय थे और कुछ मौके पर ही तय हो गए थे। यह आखिरकार मनोरंजन और खेल के लिए था। जल्द ही वह आ गया। प्रशिक्षु क्वारियर, बटलर ने झुककर उनका अभिवादन किया। कृपया मेरे पीछे इस तरफ आइए। मैडम जल्द ही आपके पास आएंगी। रूई ने सिर हिलाया और बिना किसी दुनियादारी के बटलर के पीछे अंदर चला गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह क्या है? रूई चुप हो गया जब बटन उसे एक संयुक्त आलीशान स्नान और चेंजिंग रूम की ओर ले गया, जिसके अंदर कई नौकरानियां प्रतीक्षा कर रही थीं। बटलर ने बताया, मैडम ने मुझे स्नान और सौंदर्य सेवाएं तथा सहायता के साथ साथ उपयुक्त कपड़े उपलब्ध कराने का काम सौंपा है। और नौकरानियां? रूई ने अपना सिर झुकाया। वे आपको नहलाने और कपड़े पहनाने में मदद करेंगे। बटलर ने साफ साफ बताया, जैसे इस व्यवस्था में कुछ भी असामान्य नहीं था। मैं स्वयं नहा सकता हूं और कपड़े पहन सकता हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं जोर देता हूं, रूई ने स्पष्ट रूप से कहा, जबकि उसके शक्तिशाली दिमाग ने बटलर पर कुछ दबाव डाला। समझ गया सर, बटलर ने सांस रोककर कहा। इसके अलावा उचित कपड़े के बारे में क्या है? रूई ने पूछा। मैडम चाहती हैं कि आप अपनी मार्शल वर्दी में न लड़ें, उन्होंने समझाया, इसलिए उन्होंने आपके लिए कपड़े तैयार किए हैं। बटलर ने एक जोड़ी पैंट की ओर इशारा किया। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। क्या शीर्ष गायब है या गायब होने वाला है? कोई शिखर नहीं है। बटलर ने उसकी आशाओं को कुचल दिया। वह चाहती है कि मैं सिर्फ पैंट पहनकर लड़ूं। सही कहा, सर, बटलर ने पुनः पुष्टि की। रूई ने उसे ध्यान से देखा और ये देखने की कोशिश की कि यह कोई बड़ा मजाक या शरारत तो नहीं है।
लेकिन बटलर के हाव भाव समझ से परे थे, हालांकि रूई के दिमाग पर दबाव के कारण उसे बहुत पसीना आ रहा था। रूई ने चौंका देने वाली छोटी पैंट उठाई। यह मुझे फिट नहीं होगी, बटलर ने बताया। ये एक खास उत्पाद है जो आपके शरीर के आकार और आकृति के हिसाब से खींचता है। कपड़ा सिकुड़कर दर्शकों के लिए आपके पिछले हिस्से की आकृति को उभारता है। रूई उन शब्दों को सुनकर पीली पड़ गई। क्या मुझे ये पहनना होगा? मैडम ने जोर दिया है, बटलर ने समझाया। रूई ने आह भरी। मैं एक नाबालिग हूँ। अगर यह मेरे लिए इतना बुरा है, तो मैं कल्पना नहीं कर सकती कि महिला मार्शल आर्टिस्ट के लिए ये कितना घिनौना होगा। ऐसा लगता है कि अमीर लोग सार्वभौमिक रूप से पतित हैं, चाहे वह गया हो या पृथ्वी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसकी आंखें झुंझलाहट से सिकुड़ गईं, जब उसने कल्पना की कि कुछ बूढ़े आदमी मिलियाना और फियोना को घूर रहे हैं। ठीक है, मैं खुद ही सब संभाल लूंगी। तुम सब चले जाओ, रूई ने जोर दिया। नौकरानी ने झुककर नौकरानियों को अपने साथ ले जाने का प्रणाम किया। रूई ने सिर हिलाते हुए आह भरी। फिर भी आलीशान स्नान क्षेत्र ने उसकी आंखें ऊपर उठा दी। यह इतना भी बुरा नहीं है, उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने टब में स्नान करके खुद को काफी देर तक आराम दिया और फिर बाहर निकलकर अपने आप को सुखाया। जब भी वह उसके द्वारा तैयार किए गए कपड़ों को देखता तो उसकी आंखें दुखने लगतीं। उसे इसे पहनने में थोड़ा समय लगा, लेकिन उसने इसे पहन लिया और उल्लेखनीय रूप से यह आरामदायक था, भले ही उसे इसे पहनने में असहजता महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह डिजाइन युद्ध के लिए बनाया गया था, क्योंकि यह उसकी हरकतों में बिल्कुल भी बाधा नहीं डालता था। जब वह अंदर गया तो बटलर उसका इंतजार कर रहा था। मैडम आपका इंतजार कर रही हैं, कृपया इस तरफ आइए। वह रूई को एक विशाल कार्यालय में ले गया जहां नार्था उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। अच्छी लग रही हो, उसने अनौपचारिक रूप से कहा। क्या तुम सच में अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती? तुम्हारी उपलब्धियों और तुम्हारी अनोखी विशेषताओं के कारण मुझे यकीन है कि कई महिलाएं तुम में दिलचस्पी लेंगी। सबसे पहले, मैं हास्यास्पद दिखता हूँ, उसने सुधारा, और जो तुमने कहा, वही कारण है कि मैं अपनी पहचान छिपाना चाहता हूँ। वह उन शब्दों पर बस मुस्कुराई, जैसे कि वह एक प्यारा सा बच्चा हो जो उसे खुश कर रहा था, जबकि उसने एक ढीले वन पीस ड्रेस के ऊपर एक शानदार फर कोट पहना हुआ था। क्या हम अपने रास्ते पर चलें? एक बार जब वे गाड़ी में सवार हो गए तो वहां पहुंचने में 15 मिनट से अधिक समय नहीं लगा। कार्यक्रम का स्थान एक विशाल बहुमंजिला आलीशान सभा हॉल था। उसके बाहर कई भव्य गाड़ियां लगी हुई थीं, जिनमें से प्रत्येक पर अपने प्रतीक और चिन्ह थे, जो ये दर्शाते थे कि गाड़ी किस परिवार या निगम की है। हॉल के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक भव्य प्रतीक लगा था, जो पूरे हॉल पर अपना अधिकार जताता था। ये डिविलियर्स परिवार की निजी संपत्ति है, नार्था ने कहा जब उसने उसकी निगाहों को देखा। आज के मार्शल गेम्स, जैसा कि हम इसे कहते हैं, डिविलियर्स परिवार द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। वे पूरे कैंड्रियन साम्राज्य के मार्शल उद्योग में एक बड़े नाम हैं। डिविलियर मार्शल कॉर्पोरेशन मार्शल आर्ट गूढ़ प्रौद्योगिकी उत्पादकों में से एक है। वे जो करते हैं उसमें अच्छे हैं, इतना कि मार्शल यूनियन और रॉयल परिवार दोनों ने स्वतंत्र रूप से डिविलियर कॉर्पोरेशन के साथ साझेदारी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। मुझे लगता है कि उनके साथ साझेदारी में बहुत सारे प्रशिक्षण और मिशन उपकरण का उत्पादन किया गया है। चार्ल्स डिविलियर मार्शल आर्ट के एक प्रसिद्ध प्रेमी और पारखी हैं। रूई की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसे एहसास हुआ कि डिविलियर नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था। ये वही परिवार था जिसने उसे मार्शल आर्ट के लिए कमीशन दिया था। मिशन बिल में सूचीबद्ध किया गया था कि कैसे चार्ल्स डिविलियर ने शुरू में आकर्षक व्यक्तिगत कमीशन के साथ अद्वितीय और विदेशी मार्शल आर्ट और मार्शल पथ वाले मार्शल कलाकारों को शामिल किया, लेकिन अंततः उन्हें मार्शल यूनियन से पूरी तरह से अलग कर दिया। रूई को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े व्यक्ति ने उससे संपर्क किया, भले ही अप्रत्यक्ष रूप से। फिर भी उसे अपने निर्णय पर पछतावा नहीं था। मिशन ने उसे बिल्कुल भी मूल्यवान कुछ नहीं दिया जो उसके अनुभव को समृद्ध कर सके और उसके मार्शल आर्ट और उसके मार्शल पथ की मदद कर सके। वह केवल अपने अहंकार को बढ़ा रहा था, जबकि उसे प्रदर्शन के लिए एक ट्रॉफी में बदल दिया गया था। इस तरह का घमंड उसके मार्शल पथ को भी पीछे धकेल सकता है। फ्लोइंग वॉर्ड स्टाइल प्रदर्शन के लिए एक ट्रॉफी से कहीं ज्यादा था। ये दशकों के शोध, दशकों के अथक, पागल कर देने वाले खून, पसीने और आंसुओं, दशकों की खोज का क्रिस्टलीकरण था। मार्शल आर्ट और अब मार्शल आर्ट के शिखर की खोज। ये सोचकर कि इसे अनेक ट्रॉफियों में से एक माना जाएगा, रूई भड़क गया, हालांकि उसने बुद्धिमानी से अपने आक्रोश को छिपा लिया। हॉल के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही गाड़ी रुक गई और दरवाजे खुल गए। डिविलियर्स परिवार के बटलरों ने नार्था को बाहर निकलने में मदद की, रूई ने भी शीघ्र ही उसका अनुसरण किया। जो दृश्य उसने देखा उससे उसे यह समझने में मदद मिली कि उसे क्या करना है। आमंत्रित किए गए प्रत्येक अतिथि के साथ मार्शल अप्रेंटिस थे। यहाँ तक कि कुछ मार्शल स्क्वायर भी थे। उनमें एक तेज और भारी भावना थी, फिर भी उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया, अपनी आभा को कम किया। उन्होंने अच्छा काम किया, कोई भी आम इंसान उन्हें नोटिस नहीं करता था। फिर भी
सभी मार्शल अप्रेंटिस उच्च क्षेत्र में स्पष्ट रूप से शक्ति महसूस कर सकते थे। रूई इससे भी अधिक कुछ कर सकता था, वह ये भी अनुमान लगा सकता था कि उनमें से सबसे बड़ा खतरा कौन है। मिस्टर डिविलियर्स, बहुत लंबा समय हो गया है। नार्था की मधुर आवाज ने उसे उसकी कल्पना से बाहर निकाला। रूई ने अचानक मुड़कर देखा तो उसकी नज़र एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो बहुत ही सज धज कर तैयार था। उसके कपड़े और त्वचा अपनी चमक से चमक रहे थे। उसके लंबे सफ़ेद बाल गर्दन तक फैले हुए थे। उसकी गर्दन पर एक मोटी सफ़ेद दाढ़ी थी, जो उसके बालों के अंत से शुरू होती थी। वह एक राजसी शेर की तरह दिखता था, जिसकी उपस्थिति ध्यान आकर्षित करती थी। एड्स बाय पब फ्यूचर, मिसेज फ्रेयर, एक गहरी मधुर आवाज़ उसके मुंह से निकली जब वह मुस्कुराया। मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ आ सकी। वह रूई की ओर मुड़ा। और यह है, वह आज मेरा प्रतिनिधि फाइटर है। वह मुस्कुराए। वह थालकेन के नाम से जाना जाता है। थालकेन वह उपनाम था जिसे उन्होंने अपनाने का निर्णय लिया था, जबकि उनकी पहचान गुप्त रखी गई थी। मैं समझ गया। उसकी आंखों में दिलचस्पी की झलक दिखी, इससे पहले कि वह नार्था की ओर मुड़ा। आज यहाँ अपना समय बिताओ, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो मैं किसी भी तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ। आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद। नार्था ने प्रणाम किया, जबकि चार्ल्स डिविलियर्स मुस्कुराए और फिर अन्य अतिथियों का स्वागत करने लगे। नार्था और रूई अंदर चले गए। नार्था महिलाओं के एक समूह में शामिल हो गई, जिनमें से प्रत्येक के साथ उनके अपने मार्शल प्रशिक्षु थे। मेरी मिस फ्रायर, उनमें से एक ने अभिवादन किया। आपने जो किया, वह बहुत अच्छा है। हम प्रशिक्षु ग्रेगरी कहाँ है? मैंने ग्रेगरी को जाने दिया। अब मुझे उससे भी बेहतर कोई मिल गया है। मिलिए अप्रेंटिस फाल्कन से, उसने रूई का परिचय कराया। बेहतर, उसकी भौहें ऊपर उठीं। प्रभावशाली, वह भी काफी जवान लगता है, उसने कहा, उसके शरीर को सिर से पैर तक खुलेआम देखते हुए। महिलाएं तब तक मजाक करती रहीं जब तक कि एक तेज आवाज ने उनका ध्यान आकर्षित नहीं कर लिया। देवियों और सज्जनों, चार्ल्स डिविलियर की तेज आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। मैं आप सभी के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी मेरे साथ हमारे पारंपरिक मार्शल खेलों की मेजबानी कर रहे हैं। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मार्शल फेस्टिवल के मद्देनजर हमारे मेहमानों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी आज का समय बहुत अच्छा बिताएंगे। उन्होंने रुकते हुए कहा, जब तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उनका स्वागत किया गया। अब बिना किसी और बात के, चलिए शुरू करते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। जैसे ही उसने ऐसा कहा, हॉल के अंत में लगे विशाल दरवाजे खुल गए और एक विस्तृत गोलाकार मंच सामने आ गया, जिसके नीचे एक बड़ा मैदान दिखाई दे रहा था। मेहमान इस घटना के आदी लग रहे थे। वे रिंग व्यूइंग प्लेटफॉर्म पर फैले हुए थे और बटलर और नौकरानियों द्वारा उनकी देखभाल की जा रही थी। देवियों और सज्जनों, एक अलग आवाज ने अपना स्थान ग्रहण किया। उन्होंने तुरंत कार्यक्रम की मेजबानी शुरू कर दी। जैसा कि तय था, पहला मैच श्री होरकेन के पिछले चैंपियन अप्रेंटिस फ्रिलिक्स हाफबोर और श्रीमती फेलिंगटन के चैलेंजर अप्रेंटिस हैवियर के बीच है। सट्टेबाजी अधिकारी व्यूइंग प्लेटफॉर्म के हर स्थान पर मौजूद हैं, कृपया अपना दांव लगाएं। दो आदमी मैदान में चले गए। NO12 ओम। अपना रुख अपनाओ, मध्यस्थ ने उनसे कहा। प्रशिक्षु हाफबोर ने स्थिर बचाव को प्राथमिकता देने वाला रुख अपनाया। उसने अपने पैरों को अपने गुरुत्वाकर्षण के केंद्र से दूर जमीन पर मजबूती से टिका दिया, मानो उसका उस स्थान से हिलने का कोई इरादा ही न हो। इसके बजाय, प्रशिक्षु हैवियर ने एक अजीब मुद्रा अपनाई। उसने अपनी उंगलियां मोड़ लीं और हैवियर पर अपने हाथ लहराए, जैसे कि वे पंजे हों। फिर भी वे थे। रूई की आंखें चौड़ी हो गईं जब हैवियर के नाखून लंबे हो गए। जो मूल रूप से नाखून थे, वे पंजों में बदल गए और उसने अपने सेंटीमीटर लंबे पंजे दिखाए। इसके लिए बहुत ज्यादा प्रशिक्षण की जरूरत पड़ी होगी, रूई ने आश्चर्य से सोचा। रूई कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि हैवियर ने ऐसे नाखून पाने के लिए खुद को क्या क्या सहना पड़ा होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर, आप शुरू कर सकते हैं, मध्यस्थ ने कहा। हैवियर ने असाधारण तेजी के साथ हाफबोर की ओर कदम बढ़ाया और कुछ ही क्षणों में उनके बीच की दूरी को पार कर लिया। उसने जोर से वार किया और अपने पंजे हैफबोन पर बहुत तेजी से छोड़े। और अभी तक, FRAP, पंजों ने बिना किसी प्रयास के हाफबोर के कपड़े को फाड़ दिया। फिर भी वे उसकी त्वचा को छेदने में असफल रहे। हाफबोर ने एक क्षण रुककर हैवियर की ओर देखा, उसे घूरते हुए, जबकि हैवियर ने कम से कम उसे घायल करने की पूरी कोशिश की। फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। पाव, हैफबोन ने जैब से प्रहार किया, जिससे हैवियर ने दूरी बढ़ा दी, तथा उसके बाद हैफबोन ने और भी अधिक शक्तिशाली प्रहार से उन पर हमला किया। और अभी तक, प्रहार, उनका हमला हैवियर तक कभी नहीं पहुंचा क्योंकि हाफबोर ने कुशलतापूर्वक उसे विफल कर दिया। थवाच थवाक थवाक, हैवियर लगातार वार करता रहा और हाफबोर ने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। रूई को आश्चर्य हुआ कि उसका शरीर बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। इसका मतलब है कि वह हैवियर के शक्तिशाली वार को शांति से सहते हुए खुद पर कोई जोर नहीं लगा रहा था। वह हमलों पर बस कुछ औंस वजन लगा रहा है।
रूई की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह उन्हें क्रूर बल से अपने रास्ते से नहीं हटा रहा है, वह सही समय और स्थान पर हैवियर की हरकतों पर न्यूनतम वजन लगाकर उनकी शक्ति के प्रवाह को अस्थिर कर रहा है, जिससे वे अस्थिर हो जाते हैं और अपने पथ से भटक जाते हैं। शरीर को लगातार संतुलन बनाए रखना पड़ता था। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एक जगह पर खड़ा हो तो ऐसा करना आसान था। हालांकि शक्तिशाली हमला करते समय यह इतना आसान नहीं था। जब हमला किया जाता था तो शरीर का एक बड़ा हिस्सा बहुत तेजी से खिसकता था। जब शरीर में इतनी तेजी से और बहुत ज्यादा गड़बड़ी होती थी तो संतुलन बनाए रखना आसान नहीं था। जोरदार मुक्का मारना आसान लग सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि अवचेतन मन हमेशा संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत और तेजी से काम करता था। हकीकत में हर किसी का संतुलन हमेशा खोने से एक कदम दूर था। हाफबोर का पुनर्निर्देशन इसी तथ्य पर केंद्रित था। सामान्य बचाव की तरह हैवियर के हमलों को रोकने के बजाय वह हैवियर के शरीर को सही तरीके से असंतुलित कर रहा था, ताकि शरीर के असंतुलन के कारण हमला अनिवार्य रूप से अपनी दिशा से भटक जाए। तो फिर मन ने इसे कैसे संभाला? ये संतुलन को बहाल करने के लिए शरीर को सही तरीके से हिलाने और हिलाने से होने वाले असंतुलन का मुकाबला करता है। और यही वह चीज थी जिसका इस्तेमाल हफबोर ने किया। हमले का पथ बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि अवचेतन मन हफबोर द्वारा बिगाड़े गए संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए पथ को सही तरीके से बदल रहा था। इस प्रकार उन्होंने जानबूझकर हैवियर के सभी हमलों को उसकी शक्ति के प्रवाह को असंतुलित करके उसके पथ से हटा दिया, ताकि संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए हमलों को पथ से हटाना पड़े। असंतुलन प्रभावशाली हिस्सा नहीं था। रूई को जो प्रभावशाली लगा वह यह था कि हाफबोर को ठीक से पता था कि कैसे, कहां और कब शरीर और शक्ति के प्रवाह को असंतुलित करना है, ताकि वार अनिवार्य रूप से उससे चूक जाए। इसके अलावा उन्होंने ये काम बहुत ही कम समय में किया। हैवियर बहुत तेज थे और हैफबोन के पास ऐसा करने के लिए बहुत कम समय था। क्या शक्तिशाली गतिशील बचाव है! रूई उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। इस बचाव ने हैफबोन को बहुत कम लागत में शक्तिशाली और घातक हमलों को रोकने की अनुमति दी। शरीर को असंतुलित करने और शक्ति के नाजुक प्रवाह के लिए बहुत अधिक ऊर्जा या शक्ति की आवश्यकता नहीं थी। यहां तक कि साधारण मनुष्य भी ऐसा करने में सक्षम थे। संतुलन और शक्ति के प्रवाह के बारे में हाफबोर की समझ अलौकिक थी। इसके बारे में उनकी सहज समझ रूई से भी बेहतर थी, जिन्होंने दशकों तक इन विषयों का अध्ययन किया था। रूई की समझ वैज्ञानिक और तकनीकी थी, हालांकि वॉइड एल्गोरिदम ने कुछ हद तक विज्ञान का उपयोग किया था। इसकी तुलना में हाफबोर की समझ पूरी तरह से सहज थी, जो गहन अवलोकन और अनुभव की एक बड़ी संपत्ति से प्राप्त हुई थी। ये समझ उसकी हड्डियों में, उसकी आंखों में समाहित थी। जब भी वह किसी को हिलते हुए देखता तो उसे शक्ति का प्रवाह लगभग महसूस हो जाता था। गिरना। हैवियर पूरी तरह से अपना संतुलन खोकर जमीन पर गिर पड़ा। वह पूरी तरह से खुला और असुरक्षित था। हाफबोर ने मौका बर्बाद नहीं होने दिया। धमाका। उन्होंने निर्दयतापूर्वक हैवियर के चेहरे पर एक शक्तिशाली ड्रॉप किक मारा। दरार। हैवियर की नाक टूट गई और उसमें से अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा। प्रहार। जबड़े पर एक फुटबॉल किक ने सौदा पक्का कर दिया। और विजेता हैं, गत विजेता अप्रेंटिस फेलिक्स हाफबोर। बटलर ने घोषणा की। चिकित्सकों ने हैवियर को जमीन से उठाया और तत्काल चिकित्सा उपचार के लिए ले गए। नार्था रूई की ओर मुड़ी। तुम क्या सोचती हो? रूई ने एक क्षण रुककर प्रश्न पर विचार किया। वह अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। रूई ने पूरे मुकाबले के बारे में सोचते हुए सिर हिलाया। हाफबोर का बचाव उल्लेखनीय था। कंडीशनिंग से उसका अजेय निष्क्रिय बचाव, जिसने उसे बहुत कम या बिना किसी नुकसान के घातक हमले को सहने की अनुमति दी, और उसके सर्जिकल पुनर्निर्देशन से उसका सक्रिय बचाव, जिसने उसे सभी पहलों को कुचलने की अनुमति दी। कोई भी जो उसे चोट पहुंचा सकता था, उसे खुद पर गर्व करने का पूरा अधिकार था। वह सीधे हमले का अभिशाप था। वह आज के लिए तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी है। नार्था ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें कैसा लग रहा है? डर लग रहा है? विशेष रूप से नहीं, रूई ने उत्तर दिया। क्या आप आश्वस्त हैं? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रूई ने अपना सिर हिलाया। नहीं, आत्मविश्वास नहीं है। उसकी क्षमता वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं। तुम्हारे हिसाब से जीत की संभावना क्या है? उसने पूछा। 50-50। रूई ने संक्षिप्तता से उत्तर दिया। वह एक विशेषज्ञ था, जिसका मतलब था कि वॉइड एल्गोरिदम उसे रूई के पास मौजूद तकनीकों से नीचे गिराने के लिए इष्टतम अनुकूलित शैली बनाने में सहज था। हालांकि तब भी यह आसान नहीं होगा। जिस तरह से उसने हैवियर के घातक भेदी हमले का सामना किया, उससे रूई को संदेह था कि स्टिंगर उसे कुछ खास नहीं कर सकता। हड्डी नाखून से ज्यादा मजबूत थी, हालांकि नाखून ज्यादा तीखे थे। दोनों में से कौन बेहतर प्रदर्शन करेगा यह विशिष्ट परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। हालांकि रूई ने कमोबेश यह मान लिया था कि स्टिंगर उसके शरीर को महत्वपूर्ण रूप से छेद नहीं पाएगा। उसे संदेह था कि स्टिंगर केवल 2 जगहों पर ही हाफबोर को चोट पहुंचा सकता है, वह है उसकी आंखें और उसके अंडकोश। रूई ने अनुमान लगाया कि अगर वह इनमें से किसी भी अंग पर जोरदार प्रहार करने में कामयाब हो जाता है, तो ही वह जीत सकता है।
उसने इसे अपनी जीत की शर्त के रूप में निर्धारित किया था और वॉइड एल्गोरिदम का उपयोग करके उस जीत की शर्त को पूरा करने के लिए पहले से ही एक अनुकूलित लड़ाई शैली बनाना शुरू कर दिया था। शुक्र है, रूई को बहुत सारे डेटा तक पहुंच मिली। आने वाले लड़ाके विविधतापूर्ण और उचित रूप से मजबूत थे। हालांकि हाफबोर ने अपने अविश्वसनीय रूप से निष्क्रिय और सक्रिय बचाव के साथ उनके बचाव में अंतराल और छेद का फायदा उठाने से पहले उनके द्वारा दिए गए हर हमले को सहन किया। हालांकि वह आक्रामक मार्शल आर्टिस्ट नहीं था, लेकिन उसका आक्रामक होना भी जरूरी नहीं था। वह इस मामले में काफी उल्लेखनीय था, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग अक्सर आक्रामक और रक्षात्मक दोनों तरह से फायदेमंद होती थी। मजबूत हड्डियां और मांस उसे सहन करने की अनुमति देते थे, हालांकि यह उसे ज्यादा जोर से मारने की भी अनुमति देता था। उसका हर वार भारी और कठोर था, हालांकि धीमा था। वह एक ठोस खतरा था। रूई ने अनुमान लगाया कि वह मार्शल कॉन्टेस्ट में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा। रूई को संदेह था कि वह सेमीफाइनल तक पहुंच जाएगा। उस स्तर के एक और मार्शल आर्टिस्ट को देखकर रूई कुछ हद तक विनम्र हो गया। हालांकि वह मार्शल कॉन्टेस्ट के फाइनलिस्ट थे और यकीनन अपनी पीढ़ी के दूसरे सबसे अच्छे मार्शल आर्टिस्ट थे। यह उनकी पीढ़ी और आयु वर्ग तक ही सीमित था। पिछली पीढ़ी के मार्शल आर्टिस्ट भी थे जो उनके जैसे ही थे और उनसे भी बेहतर थे।